Assalamu alaikum, dear friends. I hope all of you are doing well. आज इंशाल्लाह हम अपना दोबारा जो है स्टडी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे कुछ एमसीक्यूज आज हम करने जा रहे हैं। तकरीबन 40 एमसीक्यूज होंगे। ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू अपना पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द नर्स मैनेजर generally uses a stepwise method to arrive at decisions that are logical and that is used to maximize the achievement of desired objectives. Which decision making model does this manager use? अब एक मैनेजर है जो कि स्टेप वाइज मेथड को यूज कर रहा है किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए और लॉजिकल वे में यूज कर रहा है। तो वो कहते हैं कि ये कौन सा डिसीजन मेकिंग का मेथड है या मॉडल है। तो अगर हम यहाँ यहाँ पे गौर करें कि जो वर्ड लॉजिकल है और डिसीजन मेकिंग है, तो इट्स मीन जहाँ पे हम लॉजिक यूज कर रहे हैं तो हम रैशनल देते हैं, उसकी रीजनिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। What leadership style is used to maintain a strong control in the department? जो डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मैनेज लीडरशिप रखते हैं तो वो कौन सा होगा हमारा। हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वाले होते हैं वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, दूसरों पे अपने ऑर्डर इम्पोज करने वाले ऑटोक्रेटिक। इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है ऑटोक्रेटिक का। What make you think is the most active leadership style that can be used during emergency situation? ये भी हमने यही पढ़ा था कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो ऑटोक्रेटिक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है या मैनेजमेंट स्टाइल है। What are the qualities that define a leader who uses laissez-faire? कौन से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि laissez-faire लीडरशिप की है। अब लेजर फेयर का हमें पता है कि जो कि अपने फॉलोअर्स को फ्री फ्री हैंड छोड़ देते हैं, उनको जो है वो अथॉरिटी दे देते हैं कि भी आप डिसीजन मेकिंग भी खुद करो, सारा काम खुद ही करो। तो इनमें से जो है ये क्वालिटी इनकी है पैसिव एंड पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू अदर, यानी कि खुद ये पैसिव रहते हैं और दूसरों पे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों को दे देते हैं, सौंप देते हैं कि आप खुद ही फैसला कर लें। This is a joint trait of a leader which is defined as his ability to possess honesty, responsibility and maturity in the working area. अब कौन सा ऐसा ट्रेट है या खसूसियत है एक लीडर की जो कि डिफाइन करती है उसकी एबिलिटीज को, जैसे कि ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेच्योरिटी है। तो एक लीडर ये इंटीग्रिटी एक ऐसा टर्म है जो कि लीडर की इन सारी खसूसियात को बयान कर रहा होता है, इंटीग्रिटी। You are head nurse in the pediatric department. Your role is the planning process in the hospital include the following except one। मतलब आप pediatric department में एक head nurse हैं। आपके रोल इन चारों में से सारे आपके रोल हैं सिवाय एक के। तो आपका रोल जो नहीं होगा वो ये होगा कि रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। आपका रोल ये नहीं होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बाकी सारे आपके रोल हैं। Which is true of patient classification system? पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में क्या चीज जो है वो ट्रू है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है। इट डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्सिंग केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट। मतलब जो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम से ही जाहिर है कि हम पेशेंट को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लासिफाई कर देते हैं, फिर उनके मुताबिक ही नर्सिंग केयर की कम्प्लेक्सिटी है उन पे डिवाइड हो जाती है।
You are asked by your instructor to discuss about contingency theory. What should you are included in your discussion? अब कंटीजेंसी थ्योरी, वो कहते हैं आपके इंस्ट्रक्टर ने आपसे पूछा कॉन्टिजेंसी थ्योरी के बारे में, तो आपकी डिस्कशन में क्या चीज़ इंक्लूड होगी? तो वो ये है, इट इज़ अ थ्योरी इन लीडरशिप दैट व्यूज द पैटर्न ऑफ लीडर बिहेवियर एज डिपेंड ऑन इंटरेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड नीड्स ऑफ द सिचुएशन। हमने पहले भी ये पढ़ा था आई थिंक कॉन्टिजेंसी थ्योरी के बारे में, कि जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल कर रहे होते हैं लीडर्स, तो वो कंटीजेंसी थ्योरी कह रही होती है कि लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप की वो स्टाइल जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करते हैं, तो वो कॉन्टीजेंसी होती है। नेक्स्ट हमारा है 9, in planning, conceptualizing the purpose and aspiration of organization are essential. What statement gives a false description of vision? अब अगर प्लानिंग को हम यूज कर रहे हैं कंसेप्चुअलाइजेशन पर्पस के लिए, एस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स डिस्क्रिप्शन दे रही है? तो विजन के बारे में, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन, ये इस चीज पे रिफ्लेक्ट एग्जिस्ट, ये इस चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमारा जो विजन की डेफिनेशन है उसमें ये चीज आती है कि उसमें हम यूज करते हैं, इट यूजेस एक्शन वर्ड इन प्रेजेंट, इट इज रिटन टू मैग्नीफाई द वेरियस एक्टिविटीज एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद द ब्रॉड टाइम फ्रेम, और फिर इट रिफ्लेक्ट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी। ये नहीं आता कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे विजन स्टेटमेंट में नहीं आता। नेक्स्ट है, इन द हॉस्पिटल योर डिपार्टमेंट इज यूजिंग द फंक्शनल मेथड ऑफ पेशेंट केयर मोडेलिटी, व्हाट इज ऑल अबाउट इट? अब फंक्शनल, अब ये देखिए ना, फंक्शनल मेथड की आपसे उन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई है। अब इसमें क्या होता है फंक्शनल मेथड में, वन नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बेड साइड केयर, एंड अदर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस एंड another फॉर द ट्रीटमेंट एंड सो ऑन। मतलब फंक्शनल मेथड में हर पर्सन का काम उसका डिफाइंड होता है। मतलब अगर एक वार्ड में 3 नर्सेज हैं, तो एक को हमने कह दिया कि आपने मेडिसिन करनी है, एक को हमने कह दिया आपने वाइटल्स करने हैं, एक को हमने कह दिया कि आपने जो है दूसरा जो है जैसे बेड साइड केयर देनी है, या नर्सिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं वो करने हैं। तो ये होगी फंक्शनल मेथड। ये भी बड़े आते हैं एमसीक्यू एग्जाम में, फिर कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा मॉडल है या मेथड है। It is a managerial function that indicate leading the staff in most applicable method। जहाँ पे वर्ड आ गया लीडिंग द स्टाफ, तो लीड हम कहाँ कर रहे होते हैं? जब उनको हम डायरेक्टिंग कर रहे होते हैं, तब हम स्टाफ को लीड कर रहे होते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है ना कि किसी काम को समझा देना, डायरेक्ट कर देना उनको, तो वो होती है डायरेक्टिंग। विच डिस्क्राइब एन इनफॉर्मल लीडर, कौन सी स्टेटमेंट इनफॉर्मल लीडर को डिस्क्राइब कर रही है? द लीडर ऑफ द टीम बिकॉज ऑफ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिपार्टमेंट। ये क्या होगा? इनफॉर्मल लीडर की एग्जाम्पल होगी कि एक बंदा है एक डिपार्टमेंट में, उसको काफी टाइम हो गया है, तो उसको लीडर बना दिया जाए, तो वो एक इनफॉर्मल लीडर होगा। वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इन मैनेजिंग पर्सनल? अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? तो ये सारी ऑप्शंस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है, ये हम एक दफा पढ़ लेते हैं। इट फोस्टर्स इन्फ्लुएंस एंड पावर, इट प्रोमोट इंडिपेंडेंस एंड कोलेबोरेशन, इट मोटिवेट्स पर्सनल टू डू देयर जॉब्स वेल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज आउटलाइंड बिलो, बट विच वन इज करेक्ट? अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेशन हो रही है, हिरार्की है, फॉर एग्जांपल बॉस है, बॉस के नीचे जो है
सबऑर्डिनेट है, उस सबऑर्डिनेट के बाद एक और सबऑर्डिनेट है, तो कम्युनिकेशन जो बॉस से नीचे की तरफ आ रही है तो वो क्या होगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आउटलाइन क्या होगी, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्रॉम चीफ नर्स टू हेड नर्स। फॉर एग्जांपल हमारी मैडम है, एनएस मैसेज करेगी डीएनएस को, डीएनएस मैसेज करेगी हेड नर्स को, देन हेड नर्स मैसेज करेगी, कन्वे करेगी स्टाफ नर्सेस को, तो फिर ऑपरेशनल लेवल तक मैसेज पहुंच जाएगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। सेम इसी तरह अपवर्ड कम्युनिकेशन अपोजिट होगी, मतलब स्टाफ नर्स ने कोई मैसेज कन्वे कर दिया हेड नर्स को, हेड नर्स ने कन्वे कर दिया डीएनएस को, डीएनएस ने कन्वे कर दिया एनएस को, इस तरह से मतलब वो क्या होगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। During controlling and evaluating phase, which one of following is quality improvement method utilized by institutions? अब अगर देखा जाए कि कंट्रोलिंग एंड एवेल्युएटिंग फेज देखी जाए क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, तो कौन सा मेथड यूटिलाइज हो रहा है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, तो वो है क्रेडेंशियलिंग एंड लाइसनिंग, जैसे कि हॉस्पिटल्स की होती है, हेल्थ केयर कमीशन वाले देते हैं। Which type of conflict management technique is described as cooperating and that one side gives way to the other? अब वो क्या होगी, अकोमोडेटिंग होगी। अब इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एक टेक्निक है, ये चारों ही कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक दी गई हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट में दी गई है वो अकोमोडेटिंग की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, कोऑपरेट करते हैं लोग, एंड दैट वन साइड गिव्स वे टू अदर, मतलब कोऑपरेट करके, फॉर एग्जांपल दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो गया, एक जो है अकोमोडेट कर लेता है उस चीज को, वो कहते हैं अच्छा यार ठीक है चलो आप ऐसा कर लें, तो वो इट्स मीन कि उसने उसको अकोमोडेट कर लिया है, उसको रास्ता दे दिया है। द मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हु डेवलप्ड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए कि जो 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, वो हेनरी फ्योल ने दिए थे, और इसके जो 14 प्रिंसिपल हैं वो भी फिंगर टिप पे याद करें, उनकी डेफिनेशंस भी आती होती हैं। व्हाट आर द tasks that should not be delegated to non professional employees? नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉयज को हम कौन सा टास्क डेलीगेट नहीं कर सकते, वो क्या होगी, असेसमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, क्योंकि असेसमेंट हमेशा रजिस्टर्ड नर्स कर सकती है। जो नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं उनसे हम वाइटल साइन भी करवा सकते हैं, पेशेंट की साइड भी चेंज करवा सकते हैं और उसको बाथ भी दिलवा सकते हैं, लेकिन जो असेसमेंट है वो नर्स ही करेगी। You are requested by your instructor to differentiate a leader and a manager. Which one is incorrect? अब हमने डिफरेंशिएट करना है एक लीडर और मैनेजर को, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी इस बारे में, तो ये होगी लीडर रिलाइज ऑन ट्रस्ट वाइल अ मैनेजर रिलाइज ऑन कंट्रोल। ये बात जो है इनकरेक्ट है, बाकी ठीक है, डिफरेंशिएशन को बयान कर रहे हैं। सुपरविजन एंड डेलीगेशन फॉल्स टू व्हाट फेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? सुपरविजन एंड डेलीगेशन कौन से फेज में आती है, वो आपकी डायरेक्टिंग में आती है। अब ये देखें ना, ये चारों फंक्शन दिए हुए हैं किसके, मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग में सबसे पहले यही होगा ना कि हम ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं किसी चीज की, देन ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, असेस करके ऑर्गेनाइज कर देते हैं, प्रोसीजर्स बना देते हैं, पॉलिसीज बना देते हैं एंड देन उसके बाद आती है डायरेक्टिंग, फिर हम ऑपरेशनल लेवल पे उस काम को करने के लिए डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्टिंग जब होती है तो फिर उसके साथ साथ जब ऑपरेशन हो रहा होता है फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग में आ जाती है आपकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। तो अब उन्होंने सुपरविजन एंड डेलीगेशन का वर्ड पूछा है कि किस लेवल में फॉल कर रही है, किस फंक्शन में फॉल कर रही है, तो ये डायरेक्टिंग में फॉल कर रही है। वैसे लीडिंग भी डायरेक्टिंग में आता है, अगर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए कि सुपरविजन एंड लीडिंग, तो ये भी डायरेक्टिंग में आता है। What type of conflict refer to when there are two or more opposing in
incompatible demands that arise and priority differences affect the resolution of the conflicts। तो क्या होगी इंट्रापर्सनल, यानी कि इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक बंदे के अपने अंदर कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एक एक काम करना चाह रही हूँ लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाता, तो फिर मेरे अंदर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट रेज होगा, क्योंकि मेरा जो मनपसंद काम था वो मेरे से नहीं हो पाया, तो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है वो रेज हो जाएगा उस पर्सन के अंदर। और जो इंटर पर्सन हो पर्सनल कन्फ्लिक्ट होगा वो दो लोगों के दरमियान होगा। What is no longer a characteristic of an organizational chart? Organizational chart की characteristic नहीं है। It shows the workload of each personal। Organizational chart जो है वो वर्कलोड को शो नहीं करता। डिवीजन ऑफ वर्क को भी करता है, स्टाफ टाइप ऑफ वर्क को भी करता है, डेलिनिएट द ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द वर्क टाइप भी करता है, वर्कलोड को नहीं करता। What kind of staffing is considered the most common pattern and the oldest type? तो कौन सी टाइप जो है ओल्डेस्ट टाइप है, कन्वेंशनल स्टाफिंग के नाम से ही जाहिर है। लेक्चर फॉर्मेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन। लेक्चर फॉर्मेट कब अप्रोप्रिएट होगा? प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हमारा फॉर्मेट का पर्पस ये होगा कि प्राइमरी पर्पस एजुकेशन का डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होगा। A learning objective that is based on cognitive domain including asking participant to। वो कह रहे हैं कि ये चारों ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जो कोग्निटिव डोमेन है उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉल कर रहा है। अब आपको ये भी पता है कि ये कोग्निटिव डोमेन जो है ये क्या है, ये वो जो बेंजामिन ब्लूम ने कोग्निटिव डोमेन दी थी, और ब्लूम टेक्सोनोमी जिसे हम बोलते हैं, उसके जो डोमेन्स हैं, जैसे कोग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है। अब उन्होंने जो कोग्निटिव डोमेन है उसका एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो कोग्निटिव डोमेन में हमें पता है कि कौन से 6 लेवल हैं उसके। अंडरस्टैंडिंग है, नो अंडरस्टैंड रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम नॉलेज से स्टार्ट करें तो नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालाइजिंग है, सिंथेसिस है, एवोल्यूशन है। तो अब उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि कौन से कोग्निटिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव है, तो आइडेंटिफाइंग 2 रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज। ये आइडेंटिफाई करना, तो इट्स मीन कि हम एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कोग्निटिव डोमेन में आ जाएगा। अगर हम ये देखें, डिमोस्ट्रेट डिमोस्ट्रेट ड्राइंग ब्लड, मतलब सैंपल लेना हमारा साइकोमोटर में आता है। एक्सप्लेन हाउ दे फील, जहाँ पे फीलिंग्स आ गई तो वो अफेक्टिव में आती हैं, अफेक्टिव डोमेन से ही हमारी फीलिंग्स रिलेट कर रही होती हैं। और रिमूव अ क्लोस्ट्रोम पाउच, ये भी हमारा जो है उसमें आता है साइकोमोटर डोमेन में, कि एक काम हो रहा है, तो साइको मोटर डोमेन में यही आता है ना कि फिजिकली जब हम वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। 25 में क्या आएगा? 6 months आफ्टर एन एजुकेशनल एक्टिविटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन, नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट परफॉर्म्स एन ऑडिट ऑफ पेशेंट चार्ट्स। विच टाइप ऑफ वैल्यूएशन डज द ऑडिट रिफ्लेक्ट? तो रिफ्लेक्ट वो किस चीज पे कर रहा है? 6 month के बाद वो कर रहे हैं, तो फिर वो आउटकम देख रहे हैं। अगर ड्यूरिंग एडमिशन के उस पेशेंट के चार्ट देख रहे होते तो फिर वो प्रोसेस होता। The nursing professional development specialist facilities selection by using the decision making technique of। तो फिर ये क्या होगा? ये होगा consensus। consensus। नेक्स्ट हमारा है विच इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट सर्टिफिकेशन इन नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो फिर ये क्या होगा? सर्टिफिकेशन मेजर्स द नर्स नॉलेज ऑफ द स्पेशलिटी। ये एक्यूरेट स्टेटमेंट है सर्टिफिकेशन इन नर्सिंग प्रोफेशन के लिए।
विच रोल इज अ स्पेशल टिपिकली द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर द प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर के लिए कौन सा रोल चैलेंजिंग होता है? अवेलुएटर, यानी कि एक अवेलुएटर ढूंढना चैलेंजिंग होता है कि किस तरह से evaluate किया जाए। The process within the nursing professional development specialist practice model is staff orientation। एक प्रोसेस है नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस है, तो वो क्या है? स्टाफ ओरिएंटेशन है। As a new nursing professional development practitioner, the mastery of which skill is most important। वो कहते हैं कि न्यू नर्सिंग डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं आप, तो कौन सा जो स्किल है उसमें मास्टरी होनी चाहिए? तो कम्युनिकेशन स्किल में हमें मास्टरी होनी चाहिए, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इसका आंसर है। Which of following factor will influence the type of structures groups create? तो इसमें आल ऑफ अबव आता है। इसमें मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेफरेंसेस भी आते हैं, द नेचर ऑफ ग्रुप टास्क भी आता है, द इंटरप्ले बिटवीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी आती हैं। ये एक ग्रुप स्ट्रक्चर पे इन्फ्लुएंस करते हैं तीनों चीजों। ग्रुप टेंशन कम इन टू टाइप्स, ग्रुप टेंशन कम इन टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। which what can be done to reduce a group primary tension? अब प्राइमरी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक द टाइम फॉर मेंबर्स टू गेट acquainted। नेक्स्ट है व्हेन द ग्रुप हैज रीच सोशो इमोशनल मेच्योरिटी विच टाइप ऑफ बिहेवियर विल प्रीडोमिनेंट। जब सोशो इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है तो कौन सा बिहेवियर प्रीडोमिनेंट होता है? तो वो टास्क बिहेवियर प्रीडोमिनेंट होता है। व्हाट आर द स्टेज ऑफ ग्रुप बिल्डिंग, ग्रुप बिल्डिंग की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? ये तीनों जो हैं ग्रुप बिल्डिंग स्टेजेस है। क्लोज एंड ओपन, बिलीव एंड ट्रस्ट। विच ऑफ दीज इज नॉट अ बिहेवियर स्टाइल? तो बिहेवियर स्टाइल क्या नहीं है? वो है एक्टर्स। प्रोमोटर्स भी हैं, थिंकर भी हैं और डायरेक्ट भी है, एक्टर्स नहीं है। द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्टर्स एक्सेप्ट। कहते हैं स्पोर्टर्स जो स्पोर्ट करने वाले होते हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं सारी सिवाय एक के। अब इसमें डिफरेंट जो है वो केयरलेस ही है। केयरलेस का मतलब होता है हार्ड, रिजिड। बाकी सारे स्पोर्टर की, अगर कोई बंदा स्पोर्टर है या स्पोर्ट करने वाला है तो उसमें नर्चरिंग क्वालिटी भी होगी, सेंसिटिव भी होगा, केयरिंग भी होगा, सिर्फ केयरलेस नहीं होगा। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव ग्रुप द मोस्ट हैव, इफेक्टिव ग्रुप में क्या होगा? ये सारे होंगे, सपोर्टर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, प्रमोटर भी होंगे, थिंकर भी होंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस? तो नर्सिंग प्रैक्टिस का एम क्या नहीं है? डिजीज प्रोसेस तो नर्सिंग प्रैक्टिस का एम नहीं है। हेल्थ को प्रमोट करना भी है, प्रिवेंट इलनेस भी है, रिस्टोर हेल्थ भी है। देयर आर डैश पीरियड्स ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री, नर्सिंग हिस्ट्री में कितने पीरियड्स हैं? नर्सिंग हिस्ट्री में 4 पीरियड्स हैं। चलिए आज का हम यहाँ पे फिनिश करते हैं लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दोबारा करेंगे। अल्लाह हाफिज।